आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में जहां करियर और पढ़ाई के दबाव अक्सर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि खासकर युवाओं में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता। नमस्कार दर्शकों, मैं ईशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। आज हम कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह समस्या कितनी बड़ी है और इससे निपटा किस तरह जा सकता है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एम्स दिल्ली से पास आउट मनोचिकित्सक डॉक्टर DS पूनिया, जो एक अनुभवी विशेषज्ञ हैं और इस विषय को लेकर गहरी समझ रखते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम बता दें कि अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 270499 2704 तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या है और इससे जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं और कितनी बड़ी है, जैसे इसका करंट स्टेटस क्या है अभी। जी मैम, तो अगर हम बात करें मैम मानसिक स्वास्थ्य की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य एग्जैक्टली है क्या। जी। तो मानसिक स्वास्थ्य में अगर हम देखें कि अगर कोई इंसान अपनी एबिलिटीज़ यानी कि जो भी उसकी कैपेसिटी हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, लाइफ में आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनको प्रॉपर वे से कोप अप कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ इस हिसाब से है कि वो खुद के लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ, एक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मानसिक समस्या नहीं है या फिर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ डिसेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब आप मानसिक तौर से स्वस्थ है, क्योंकि सिर्फ इनका अब्सेंट होना ही ये अपने आप में एक प्रूव नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रॉपर है। इसके साथ हमने जो अभी जो चर्चा की, ये सारी चीज़ें अगर ठीक से है तो कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है। अब हम आएँ अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे या फिर डिसऑर्डर पे, तो आप जानते हैं कि ब्रेन हमारा सब कुछ चीज़ें संभालता है, जिसमें थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, यानी हम लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, लाइफ में आने वाली चीज़ों के साथ कैसे डील करते हैं। तो अगर इनमें कहीं भी किसी भी चीज़ में एक कुछ ना कुछ अबनॉर्मेलिटी आ जाए तो हम कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है या कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है। तो उसको हम इसी हिसाब से फिर फर्दर इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि ये समस्या किस हिसाब से जाएगी। तो ये है कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या डिसऑर्डर क्या है। लेकिन अब हम अगर बात करें मेंटल हेल्थ सिनेरियो पे, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे जो लास्ट सर्वे हुए हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2017 जी, और अभी रिसेंट जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से देखें तो अराउंड 197 मिलियन पीपल्स इंडिया में सफ़र कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज से या फिर डिसऑर्डर, यानी देश में लगभग 200 मिलियन जो है वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी सिंपली यानी कि 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग यानी जी। लेकिन सर, इसकी जागरूकता फिर भी लोगों में इतनी नहीं है, लोग जानते नहीं है। ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो हम देखें कि भाई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी ये 3 बड़ी समस्याएं हैं? हाँ, तो अगर अब इन्हीं 20 करोड़ में अगर हम इस डेटा को अगर स्प्लिट करें तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर है डिप्रेशन। अच्छा। तो अराउंड 45.7 मिलियन पीपल सबसे ज़्यादा है वो डिप्रेशन के शिकार है, यानी जिसको हम हिंदी में अवसाद बोल सकते हैं। अवसाद बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी घबराहट या उससे जुड़ी हुई समस्या है, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो है 44, यानी कि जस्ट 1 मिलियन का ही डिफरेंस है। उसके बाद आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, फिर उसके बाद हमारे बच्चों के अलग से रहते हैं, DSD है, ऑटिज्म है। तो अगर अब आप देखो कि हमारे इंडिया में अगर अराउंड 20 करोड़ लोग अगर किसी समस्या से ग्रसित है तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट भी, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 2030 तक देखें तो 1 ट्रिलियन का हमें जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज से होगा। तो ये अपने आप में बड़ा लीडिंग कोज है मॉर्बिलिटी का भी और मोर्टेलिटी का भी, यानी कि लोग या तो मर रहे हैं या फिर लोग जिंदा तो हैं लेकिन उस प्रोडक्टिव वे में नहीं काम कर पा रहे हैं। तो अगर इनका हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो अराउंड 1 ट्रिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक ये चला जाएगा। तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर से पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सर, आपने बताया कि पहले नंबर पर डिप्रेशन है, उसके बाद एंग्जाइटी है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम देखते हैं कि खासकर युवाओं में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या है?
इसमें हम थोड़ा सा इसको और बेहतर समझें तो कि सबसे पहले बात करें कि मानसिक समस्याएं होती क्या है जी। तो अगर होती क्यों है पे जाएंगे तो इसके अपने एक रीज़न है, जिसमें हम सबसे पहले जेनेटिक या बायोलॉजिकल पार्ट लेके चलते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट का जो रोल है और पर्सनल यानी कि साइकोलॉजिकल और पर्सनैलिटी वाला पार्ट। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होगा, तो इन सबको हमें देखना होता है। तो ये हुई कि वजह क्या है। लेकिन अगर हम देखें कि अभी मेंटल हेल्थ, सर इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम चर्चा को जारी रखेंगे। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार जी, सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए आपका सवाल क्या है। सवाल ये है कि सुबह से लेकर रात तक मेरी पत्नी झगड़ा करती रहती है, तो वो क्या कारण है? सुबह से लेकर रात तक सर? हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं? अच्छा, झगड़ा करती रहती है। तो हमारे साथ दिल्ली से प्रवीण कुमार जुड़े हुए हैं, उनका सवाल है। प्रवीण कुमार जी, पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो झगड़ा जायज़ है, कितना है और उससे कितना डिस्फंक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं कि अगर आपने सवाल किया है तो हो सकता है कि अब हम इसको इस पॉइंट से देखेंगे कि जैसे थॉट, इमोशन और बिहेवियर के हम पार्ट कर रहे थे, तो एंगर अपने आप में एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन अगर उसकी सीवियरिटी या फ्रिक्वेंसी यानी कि या तो वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि जितना नहीं होना चाहिए, या फिर वो उन इतना ज़्यादा उस हिसाब से हो रहा है, बार बार हो रहा है, यानी कि जहाँ नॉर्मली पर्सन अवॉइड कर सकते हैं या फिर नॉर्मली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर उस पर गुस्सा नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें या तो ज़्यादा है, या जैसे कि मान लो सीवियरिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि हम सिंपली गुस्सा किया, लेकिन कोई अगर गुस्से में अब्यूज़ कर रहा है, सामान को इधर उधर तोड़ रहा है, फेंक रहा है, या फिर कुछ और नुकसान हो रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये अभी प्रॉब्लमेटिक हो गया है। या फिर पूरे दिन में जैसे बार बार हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये समस्याएं पहले नहीं थी, अब है, और इसके साथ आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे व्यवहार में बदलाव दिखेंगे, जैसे कि पहले की तरह बातचीत करते हैं कि नहीं, बातों में कंटेंट क्या है, या फिर पहले की तरह खुश रहते हैं कि नहीं रहते। तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर बदल चुकी हैं और समस्या में उनका और आपका दोनों का या फिर बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप मदद ले सकते हैं और प्रोफेशनल हेल्प आपको मिलेगी। तो आप बिल्कुल उम्मीद रखें और मदद के लिए एक कदम बढ़ाएं। तो उम्मीद है प्रवीण जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सर हम बात कर रहे थे युवाओं में किस तरह से हाँ, तो दूसरा हम बात कर रहे थे कि मानसिक जो समस्याएं हैं उनका एक पैटर्न है। तो अगर आप देखो कि यूजुअली हमारा क्या मानना होता है कि बच्चों में मानसिक समस्याएं नहीं आती, बच्चों को क्या टेंशन है, उनमें क्या होना है। लेकिन आप देखो कि अगर हम डेटा पे जाएं तो 14 साल की उम्र तक आते आते 50% मेंटल हेल्थ इश्यूज या डिसऑर्डर आ जाते हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो अराउंड 25 ईयर पे 75% मानसिक समस्याएं या बीमारियां आ जाती है। इसीलिए आप देखो ना, इसको रिलेट करते हैं, अगर हम सुसाइड के डेटा अगर निकालें तो 15 टू 29 या फिर 39 या फिर 34 का जो भी डेटा होगा, तो सुसाइड एक लीडिंग कोज है जो डेथ का इस उम्र के बच्चों में। क्योंकि इस उम्र के बच्चों को मानसिक समस्याएं भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं कंट्रीब्यूट करती है सुसाइड तक के उस पार्ट को। यानी स्कूल के बच्चे भी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं से जूझते हैं। और एक अगर हम लमसम एक डेटा देखें तो यूजुअली 18 ± 2 की एज पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई समस्या है वो शुरू होगी। तो ये एक सबसे वो वाला पीरियड है जिस पे हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि 15 टू 20 अगर थोड़ा सा और इलाज करें, अगर उस दौरान बच्चों में कुछ आपको व्यावहारिक तौर पे या फिर थॉट्स या इमोशंस लेवल पे आपको कुछ बदलाव दिख रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर ना करें। जरूरी नहीं है कि वो समस्या का हिस्सा हो, आप एक्सपर्ट से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर वो समस्या होगी तो आइडेंटिफाई हो जाएगी, नहीं होगी तो आप रिएक्शन हो जाएगी। सर हम अक्सर देखते हैं कि जैसे बोर्ड की परीक्षा आई या किसी भी तरह की कोई बड़ी परीक्षा होती है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। तो क्या ये सामान्य तनाव होता है या इसका भी एंग्जाइटी या इससे कोई कनेक्शन है? तो इसमें स्ट्रेस, तो अगर हम स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस तो यूजुअल एक नेचुरल रेस्पॉन्स है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसको थोड़ी चिंता हुई तो अब पढ़ाई ज़्यादा कर रहा है, अपने बाकी एक्टिविटीज़ को कम करके वो प्लान कर रहा है कि मुझे स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं, और वो उस हिसाब से डिस्कस कर रहा है और मतलब कि उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ ये जो स्ट्रेस है वो उसके जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रही है।
तो ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो होना चाहिए। अगर चिंता ही नहीं होगी तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर वही स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए, यानी कि सीवियर हो जाए, या फिर इतने लंबे समय तक रहे कि अब वो उसके चलते पढ़ ही नहीं पा रहा है या फिर एग्जाम ही नहीं देने गया, तो यहाँ पे डिस्फंक्शन हो गया, तो उसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है जो होना चाहिए, और वो रहेगा, सबको रहेगा। इवन देन हम छोटे छोटे काम करते हैं तब भी हमें रहता है कि यार ट्रेन का टाइम हो गया, जल्दी चलते हैं जल्दी चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारे अच्छे के लिए है। यानी अगर स्ट्रेस एक लेवल के आगे बढ़ जाए तो हमें इस पर ध्यान और देना उसको चाहिए। कैसे समझेंगे? बस सिंपली कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उसके साथ कैसी हो रही है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ गया तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका खाना पीना, बातचीत करना, सब में बदलाव आएगा, और इवन देन एकेडमिक तो पूर होना ही होना है। या फिर बहुत सारे बच्चे तो इस हद तक डर जाते हैं कि वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कि मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, इससे तो बेहतर है मैं देने ही ना जाऊँ। तो ये कहीं ना कहीं में एक डाउट की भावना आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं कि हाँ, ये स्ट्रेस वाला लेवल उस हद को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर ऐसे में पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे अत्यधिक स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई को लेकर, तो डॉक्टर की कब सलाह लेनी चाहिए? देख, मुझे लगता है कि बच्चे को पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जब से उसकी बर्थ से लेके आज तक का सफ़र है जी, उन्होंने उसके हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है। उठना बैठना, बात करना, रिएक्ट करना, इमोशंस पार्ट, क्या उसको पसंद है क्या उसको पसंद नहीं है। तो अगर एक इतने समय में जैसे ही आप हल्का सा भी बदलाव हो जाएगा तो आप पकड़ तुरंत लोगे कि यार 2 दिन से है ना थोड़ा चुप चुप है, या फिर रात को लेट सोता है, या फिर जल्दी उठ जाता है, या फिर आजकल भूख कम हो गई है, खाना कम खा रहा है, या फिर बातें थोड़ी रोज़ करता है, यूजुअली करता है, वैसी ना हो कि कुछ अलग है। तो यानी कि पेरेंट्स से तो छुप ही नहीं सकता। यूजुअली पेरेंट्स अगर ये गलती कर दें, कोई नहीं एग्जाम टाइम है तो हो सकता है, तो माइट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो लगातार बना हुआ है या फिर उससे उसके बच्चे के नुकसान हो रहे हैं, उस केस में आप तुरंत उस बच्चे से बात करें। जी सर, हम चर्चा जारी करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मैम मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। कहाँ से? दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम प्रिया है। दिल्ली से बोल रहे हैं जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड कुछ, जैसे हम कभी घर में कोई इशू हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो पहले वो बड़े शांत रहते थे, पर अब हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, मतलब जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा है ना उनको, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो मेरे को टैबलेट भी लेनी पड़ती है। तो इसके लिए पूछना था कि क्या करें। जी, इनका सवाल है कि इनके हस्बैंड चिड़चिड़े और गुस्सा ज़्यादा करते हैं, तो क्या आप सलाह देंगे? मैं वैसे तो ये सवाल शायद रिपीट ही हुआ है, जैसे पहला था लगभग उसी से मिलता जुलता है जी। बस पोजीशन चेंज हुई है हस्बैंड और वाइफ की। वहाँ हस्बैंड को कंप्लेन थी, इस बार वाइफ को कंप्लेन है। लेकिन उसी में हमें वही देखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे मैडम ने, मैंने सुना शायद कि वो दवा भी लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको अपने को कूल डाउन, काम डाउन करने के लिए या फिर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प तो चाहिए। तो ऐसे में फिर आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल हेल्प लें, आप साइकाट्रिस्ट के पास विजिट करें, और इवेल्युएशन के बाद जो भी चीज़ें, जैसे भी डायग्नोसिस बनेगा, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है जी। मेंटल हेल्थ में जैसे हमारे बाकी चीज़ों में समझेंगे, जैसे फीवर बहुत कॉमन एक लक्षण है जो बहुत सारी बीमारियों में आता है, तो हम उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये बीमारी हो सकती है। उसका फिर प्रॉपर इवेल्युएशन होगा, तभी पता चलेगा कि ये डेंगू वाला फीवर है या फिर ये कोई मलेरिया वाला है। उसी हिसाब से गुस्सा किस पार्ट में जाएगा वो आपको प्रोफेशनल हेल्प में मिल जाएगा। लेकिन मदद है, आप एक बार स्टेप ले और जाके मिलें, आपको मदद मिलेगी। तो उम्मीद है मैम आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सर, हम अक्सर देखते हैं कि लोग बात करते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, तो इन दोनों में कौन सा ऐसा अंतर है जिससे हम पता लगा सकें कि ये एंग्जाइटी के लक्षण है या ये डिप्रेशन के लक्षण हैं? यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे लोग यूजुअली जो हम आम आदमी की बात करें वो बात करते हैं, तो वो जो बात करते हैं कि यार आजकल थोड़ा डिप्रेशन में आ गए हैं या फिर आजकल थोड़ा घबराहट का दौर चल रहा है जी, वो वाला पार्ट अलग है। और हमारा जो क्लिनिकल एक डायग्नोसिस है जिसमें हम डिसऑर्डर को जैसे कि डिप्रेशन बोलते हैं, उसका एक अवसाद का एक अलग है, और घबराहट या घबराहट से जुड़ी हुई समस्याएं एक अलग है। तो अब इसमें बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, जैसे कि हमारी बाकी बीमारियों में करते हैं। डिप्रेशन में भी आपको एंजाइटी मिलेगी और एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आपको एंजाइटी मिलेगी।
अच्छा। डिप्रेशन में भी मूड लो हो जाएगा, लेकिन आपको घबराहट होगी किसी चीज़ से तो एंड में जाके मूड लो या फिर इरिटेबल हो ही सकता है। तो हमें उस हिसाब से फिर उसको है ना क्रोनोलॉजिकली लेना होता है कि शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले क्या क्या लक्षण आए, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, और उसके बाद तो उस हिसाब से हमारा डायग्नोसिस बनता है। तो हम अगर डिप्रेशन जो सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यू है जी, तो उसमें जो प्रीडोमिनेंटली जो दो लक्षण हैं वो हैं कि एक तो किसी मन बिल्कुल उदास रहता है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा उसमें ये है कि जो एनर्जी लेवल है, यानी कि इंसान को बहुत ही यूँ कमज़ोरी जैसा लगता है कि यार कुछ नहीं बचा है। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि आजकल उदासी के साथ साथ बिना वजह रोना ही आने लग जाता है, या फिर विचार भी उस हिसाब से बन गए हैं कि हर जगह चिंता दिखने लग गई है कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मतलब जो जिससे जुड़ा हुआ है। अगर स्टूडेंट है तो उसे लगेगा कि फ्यूचर सब बेकार हो गया, घर वालों में बहुत पैसे लग गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर ये थॉट्स आगे जाते 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 फिर एंड में यूँ लगता है कि लाइफ ही बेकार हो गई, जीने का कोई सेंस नहीं है। तो ये उसकी प्रोग्रेस पे है, जिसको हम फिर उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं कि ये माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, सीवियर लेवल का है, और फिर उस हिसाब से उसको डायग्नोस करके फिर क्या करना है वो नेक्स्ट प्लान करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिप्रेशन के जो दो मेन लक्षण हैं वो ये है कि मन का उदास होना, मन उदासीन रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता, एनर्जी आपकी बहुत लो होती है। तो अगर आप में इस तरह के कोई लक्षण हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। सर, ऐसा कोई है टाइम पीरियड होता है कि मान लीजिए 1-2 महीने तक लगातार ये लक्षण दिख रहे हैं? हाँ, तो इसमें हम जब प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो है, जैसे कि मान लो कि किसी को कुछ इशू हुआ तो कुछ समय के लिए उदासी रह सकती है और वो जेन्युइन है जी। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि या तो वो वजह इतनी बड़ी नहीं है कि जितने लक्षण हमें दिख रहे हैं, या फिर कोई वजह नहीं है फिर भी हैं, और दूसरा ड्यूरेशन कि कितने समय से लगातार, और वो भी ऐसे नहीं कि दिन में 1 घंटे ही आप उदास हो रहे हो तो हम उसको डायग्नोस कर लेंगे, नहीं, प्रीडोमिनेंटली थ्रू आउट द डे कि ज़्यादातर मूड ऐसा ही रहता है और बिना किसी वजह के। तो जो सैडनेस वो मूड वाला जो पार्ट है, और दूसरा जो अनहिडोनिया यानी कि किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कि पहले हर एक छोटी छोटी चीज़ें लगती है, अब आजकल कहीं मन नहीं लगता। तो ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि लगातार बनी हुई हैं क्या। तो उस हिसाब से एक आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है मिनिमम डायग्नोसिस से पहले कि हाँ इतना रहा है तो ही हम डायग्नोस करेंगे। तो ऐसा 1-2 महीने होता है या फिर डिप्रेशन के केस में हम 2 वीक लेके चलते हैं। 2 वीक लेकर चलते हैं, तो यानी 2 वीक तक आपको इस तरह के लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर 2 वीक या इससे ज़्यादा का समय हो गया है। हाँ, तो आप उसको इग्नोर ना करें। इग्नोर ना करें। जी सर, हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत होती है, तो सोशल मीडिया और लाइफस्टाइल का कोई कनेक्शन है इसमें? सोशल मीडिया मतलब कि सर, अगर इस बीच हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? राजेंद्र नाम है मैडम, 12 राजस्थान। राजेंद्र हैं 12 राजस्थान से। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर के लिए? हेलो हेलो राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? सवाल ये था मैडम, मैं ये मानसिक बीमारी के बारे में सर जो बता रहे हैं, मेरे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है जी। सवाल ये था मैडम कि मैंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था अपने मानसिक प्रॉब्लम में, डिप्रेशन के बारे में, तो उन्होंने मेरे लिए एक गोली दे रखी, रोजाना गोली खानी पड़ती है मुझे। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर के लिए? जी, कभी कभी मैं नाइट को क्या है ड्रिंक करता हूँ जी, तो कभी कभी नाइट को ड्रिंक कर लेता हूँ, तो जैसे मैं दूसरे दिन ड्रिंक करने के बाद दूसरे दिन उठता हूँ तो मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। जी, इस बारे में मुझे डॉक्टर साहब से जानकारी लेनी। तो सर राजेंद्र जी का सवाल है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि बंद कर देनी चाहिए या फिर किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी जी सर। जी, मैं समझ पा रहा हूँ राजेंद्र जी के 2 सवाल है कि एक तो ये कि ये वो एक गोली काफ़ी समय से खा रहे हैं और उन्हें अब क्या करना चाहिए, वो दवा लगातार लेनी है या नहीं लेनी है। इस केस में मैं तो इनको यही राय दूंगा कि आपको जिसने भी दवा लिखी आप अपने उस डॉक्टर से जाके मिलें और वो आपको बताएंगे कि आपको कब कैसे समय के साथ इसको बंद करनी है, कम करनी है या फिर जो भी है। रही बात जो हम आज डिस्कस कर रहे थे कि नशा, तो हमें तो सिंपल से एक समझ है कि हमारा नशा ब्रेन पे काम करता है और मानसिक समस्याएं भी ब्रेन से जुड़ी हुई है। दोनों का इंटरलिंक भी है कि अगर आप नशा लेते हैं, स्पेसिफिकली कोई भी नशा लेते हैं, इवन देन अल्कोहल
तो बाद की बात है। तो वो कहीं ना कहीं उसका अगर इफेक्ट अगर किसी को आएगा, चाहे वो, तो वो वाया ब्रेन ही आएगा, और आपका ब्रेन ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है। इवन देन हमने देखा है कि अगर जिन लोगों को मानसिक समस्या नहीं है, वो लोग भी एक समय तक नशा लेते हैं, तो उनको नशे की समस्या तो अपने आप में है ही, लेकिन समय के साथ एक मानसिक बीमारी, ये देखा गया है कि अराउंड 50 to 70% लोगों को दोनों बीमारियां रहती हैं एक साथ में। तो यानी कि नशा मानसिक समस्या को भी बढ़ाता है, और नशा अपने आप में भी एक समस्या है। तो आप, और कभी भी आप देखेंगे कि जब भी आप नशा करेंगे तो आपका नेक्स्ट डे सबसे बेकार होगा, चाहे आप कितना ही अच्छा इलाज ले रहे हैं। तो नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना, और अगर आप नशा करेंगे तो आपके पास जो ऑलरेडी समस्या है वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। नशे की समस्या अपने आप में एक और बीमारी बन जाएगी, और फिर आपको उसका भी इलाज लेना पड़ेगा। तो इसमें आप ये बिल्कुल गलती ना करें, नशा बिल्कुल ना लें, और ना लेंगे तो ही कुछ जाके चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है। दर्शकों, आपका और कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके। तो आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो सर, आपने नशे की लत के बारे में भी बात की। हम देखते हैं कि अक्सर लोग घबराते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए जब बात आती है एंजाइटी या डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की कोई भी समस्या को लेकर। तो इससे किस तरह निपटा जा सकता है, या लोग जागरूक नहीं हैं? बिल्कुल, आप देखें कि अराउंड 70 to 90% लोग जी, जिनको मानसिक समस्या है, वो लोग मदद लेने के लिए नहीं निकलते, यानी कि हेल्प सीकिंग बिहेवियर नहीं है। और उसके पीछे अगर हम बात करें तो उसकी दो सबसे बड़ी वजह है। एक है अवेयरनेस, कि पहली बात तो कि लोगों को पता ही नहीं है कि समस्या ये जो है ये कोई बीमारी या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसका इलाज है जी। तो यानी कि अवेयरनेस वाला पार्ट बहुत कम है। फिर उसके साथ हम दूसरा देखते हैं कि जिनको पता चल भी गया कि हाँ यार मुझे ये समस्या है, लेकिन इसके साथ जो जुड़ा हुआ स्टिग्मा है कि अगर मैं मदद लेने निकला तो जैसे कि अगर मेंटल हॉस्पिटल आ गया तो बोलेंगे यार उसको मेंटल हॉस्पिटल में देखा था, साइकाट्रिस्ट को देखा तो हमें भी बोलते हैं कि मेंटल वाले डॉक्टर है जी। मतलब कि साइकाट्री में, मेंटल हेल्थ सर्विसेज में हर जगह स्टिग्मा है। डॉक्टर को लेकर स्टिग्मा है, मेंटलों का डॉक्टर है, पेशेंट के साथ स्टिग्मा है। फिर उसके साथ दवाइयों में, ये दवाइयाँ नशे की दवाइयाँ हैं, एक बार शुरू हो जाएंगी बंद नहीं होंगी, इनके बहुत लंबे साइड इफेक्ट हैं। क्या ये सर वाकई ऐसा होता है क्या? लोग ऐसा बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई दवाई ली तो फिर वो हाँ, हमने देखा है हमारे क्लिनिकल लाइफ में कि पेशेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, उसका सब ठीक चल रहा है। हाँ। फिर उसके किसी अपने ने उसको राय दी कि ये दवाइयाँ इतने लंबे समय पे खानी नहीं होती है, और वो बेचारा छोड़ देता है। अच्छा। और उसके महीने 2 महीने बाद जैसे ही वो समस्या वापस निकल के आती है तो फिर हमारे पास आते हैं, तो हम जानते हैं कि हाँ ये वजह थी। अब उस एक छोटी सी समस्या से अब उसकी बीमारी में एक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था, गैप आ गया, अब वो बीमारी दोबारा से आएगी तो उससे भी ज़्यादा तेज आएगी। तो अब और दवाइयाँ भी बढ़ेंगी, समस्याएं भी बढ़ गई, परेशानी भी बढ़ गई। लेकिन ये है एक स्टिग्मा का पार्ट। और इवन देन हमारे ट्रीटमेंट में हर जगह से, नर्सिंग स्टाफ में, इवन देन हम ECT देते हैं तो उसको गाँव में एक प्रॉपर माहौल रखी, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। यानी कि ECT एक इतना अच्छा प्रोसीजर है जैसे कि आप एक सिंपल OT में जाके एक छोटा सा हर्निया का ऑपरेट कराएं। सर आप हमारे दर्शकों को बताएं ECT क्या होता है? वो एक ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है जिसमें हमें लगता है कि यहाँ पे ये देने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली कि जब इमरजेंसी केसेस होते हैं जहाँ खुद को हार्म करने की या फिर किसी दूसरे को हार्म करने की ऐसी एक नौबत बन गई, या फिर हमारे बाकी जो दवाइयों का इलाज चल रहा है उनसे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या फिर हमें अर्ली बहुत जल्दी रिकवरी चाहिए, तो हम उसको इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं। और वो एक सर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं जी, अपना नाम बताएं और आपका सवाल क्या है? जी सर, कहाँ से हैं आप? जी मैडम मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, आपका नाम क्या है सर? धीरज जी, धीरज। हाँ जी, आपका नाम, आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब के लिए? हेलो सर। हाँ जी, आपका सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है, मेरी सिस्टर की दवाइयाँ चल रही हैं इवास हॉस्पिटल से जी। इवास हॉस्पिटल से दवाई चल रही है, तो सर मैडम वो दवाइयाँ काफी टाइम से ले रही है, कम से कम 5-6 साल से ले रही हैं, लेकिन दवाइयाँ बीच बीच में बंद हो गई थी, कभी ले लेती थी कभी नहीं लेती थी। तो उससे अब क्या है, वो जब कभी दवाई लेती थी, जैसे रेगुलर हम दवाई लेते थे ना जी, तो वो वॉमिटिंग करके आ जाती है वॉशरूम में जाके, और घर में सब लोगों को परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि
कभी कपड़े फाड़ के डस्टबिन में डाल देना, बच्चों के कपड़े फाड़ के अपने गंदगी पूछ देना, ये सब कर देना, बहुत बुरा हाल कर रखा है जी। तो ये सब चीजों से परेशान कर रखा है। तो इभास हॉस्पिटल, दिल्ली इभास हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा है, तो बीच बीच में दवाइयाँ ले लेती हैं वो। और जी जी सर, उनका इलाज चल रहा है किसी अस्पताल? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो इनको सबसे पहले कि इलाज चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जो दवाई वाला पार्ट है, छोड़ तो देना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में इलाज का रेस्पॉन्स आने में केयर गिवर यानी सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और हमारे वहाँ कई बार कुछ ऐसी मानसिक समस्याएं होती हैं कि जिसको होती हैं उन्हें इंसाइट नहीं होती। इंसाइट का मतलब कि उन्हें लगता है कि उन्हें समस्या नहीं है, तो उस पे एक्सेप्टेंस वाला जो पार्ट है कि मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ और मुझे दवा चाहिए, वो वाला पार्ट मिस हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि फैमिली मेम्बर या बाकी लोग मुझे ज़बरदस्ती दवाइयाँ दे रहे हैं, मुझे नीड ही नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो फिर फैमिली या फिर केयर गिवर्स का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको जैसे कि किसी को अगर पैर टूट गया तो उसको बिस्तर पे जैसे सुबह शाम दवा देते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, वैसे ही आपको सुबह शाम की दवा ऑब्जर्व करनी होती है। इवन देन इन्होंने बताया कि लोग स्पिट कर देते हैं या फिर कई बार खाने के आधे घंटे बाद भी वॉमिट कर देते हैं, ये ऐसा देखा गया है। तो ऐसे में अगर आप अपने डॉक्टर से जाके मिलेंगे तो इसके भी बहुत सारे इलाज हैं। जैसे कि अगर मान लो मेडिसिन से नहीं हो रहा है तो हमारे बहुत सारी मेडिसिन है इंजेक्टेबल हैं, जो हर 2 वीक पे या मंथली जो लगती हैं, तो आपको बार बार उसमें भागना नहीं पड़ेगा और रोज़मर्रा में जो ये आपकी दवा का जो एक गैप आ रहा है वो नहीं आएगा। तो आप महीने में 1 या 2 बार, हाँ बिल्कुल, 1 या 2 बार आप जा सकते हैं और आप वहाँ ही सेंटर पे ही आप इंजेक्शन लेके आ सकते हैं। तो फिर जैसे जैसे इलनेस कंट्रोल होगा, जैसे ये बता रहे हैं कि बीच बीच में खुद से ले लेते हैं, यानी कि बीमारी थोड़ी बेहतर हो जाती है, उन्हें समझ आती है तो वो ले लेती है। उस जो विंडो पीरियड को, जो सबसे अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस ना करें। जैसे ही ये फेज आ जाए फिर हम कहीं ना कहीं हम कि यार आजकल तो खुद ही ले रही है, तो कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हो जाती है कि अब तो ले ही रही है। फिर पता चला कि 10 दिन बाद में अचानक से कि यार इसने दवा खाई ही नहीं थी और तब तक बीमारी बढ़ गई। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपसे मैनेज नहीं हो पा रही है या फिर वो एब्यूज कर रही है या फिर फैमिली को परेशान कर रही है, तो आप वहाँ जाके भर्ती हो सकते हैं, जैसे बाकी गंभीर बीमारियों में हम होते हैं। आप वहाँ जाएं, एडमिट हों और आपको बाकी की सारी फैसिलिटीज़ आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगी। यानी कि समस्या कैसी भी हो, किसी भी लेवल पे हो, कितनी भी सीवियरिटी पे हो, उस हिसाब से इलाज है। बस आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि उनके व्यवहार से, उनके इमोशन से, लेकिन हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है। उनका मदद करनी है तो हमें बेहतर इलाज लेना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, हम अक्सर देखते हैं कि जो भी मेंटल हेल्थ की समस्याएं हैं उसमें आपने बताया कि मन उदासीन होना या किसी काम में मन नहीं लगना या एनर्जी बहुत लो रहना, तो क्या इसके कोई फिजिकल हेल्थ पर भी कोई लक्षण आते हैं ऐसे? हाँ, अगर हम बात करें, जैसे ये सारे लक्षण, हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे कि डिप्रेशन में ऐसे लक्षण मिलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि आप ये पूछने चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं जी। तो डिप्रेशन में सबसे कॉमन जो सबसे पहला सिम्टम है, अराउंड 70% लोगों को हेडेक से शुरू होता है। यानी लोगों को लगता है कि सर भारी हो गया है या फिर सर दर्द हो रहा है। ये बहुत कॉमन है। और बहुत सारे में जैसे कि बॉडी में डिफरेंट जगह पे, जैसे कि आपके गर्दन में पेन, जिसको हम सर्वाइकल वाला, यानी डिप्रेशन में हेडेक की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। हेडेक भी है, बाकी और बहुत सारे सोमेटिक सिम्टम है कि आपके यहाँ दर्द हो रहा है, फिर पीछे चला गया, फिर पीछे चला गया, कभी कहीं हो रहा है बॉडी के, यानी डिफरेंट पार्ट पे। तो हम इनको सोमेटिक सिम्टम्स बोलते हैं जी। तो साइकियाट्री में जरूरी नहीं है कि थॉट, इमोशन या बिहेवियर या इससे जुड़े हुए ही सिम्टम्स मिले जी सर। आपको सोमेटिक यानी फिजिकल सिम्टम्स भी मिल सकते हैं जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपकी जितने भी समस्याएं हैं उसका निदान हुआ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।